अंजलि नहा धोकर तैयार हुई, माथे तक घूंघट निकाला, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। आते ही सासू माँ के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही सासू माँ ने हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। पैर छूना पुरानी बातें हैं, दिल में इज्जत होनी चाहिए, इतना ही काफी है। और ये घूंघट क्यों निकाल लिया है? कहकर सासू माँ ने अंजलि के सिर से घूंघट हटा दिया। मेज पर नाश्ता लग गया है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता कर लो, सासू माँ ने प्यार से कहा। अंजलि ने अपनी भाभियों को ससुर जेठ के साथ बराबर बैठकर खाते पीते नहीं देखा था। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाई, फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। पिताजी ने एक पकौड़ी का टुकड़ा मुंह में रखा और बोले, राम ने पकौड़ियां ठंडी कर दी हैं। अंजलि कुर्सी से उठी और पकौड़ियों की प्लेट किचन में ले गई। कड़ाही आंच पर चढ़ाकर पकौड़ियां गर्म कर लाई। पिताजी खुश हो गए। घनश्याम, घंटा भर पहले पानी फ्रिज से निकालकर जग में भर के रख देता है, जब तक खाओ पियो पानी गर्म होने लगता है, विपिन ने कहा। अंजलि ने पानी का जग उठाया, उसका पानी बाल्टी में उड़ेल दिया, फिर फ्रिज से बोतल निकालकर जग में ठंडा पानी भरकर मेज पर रख दिया। भाभी, इतने नौकर घूम रहे हैं, किसी नौकर को आवाज दे देती, आप खुद क्यों दौड़ रही हैं? विवाह ने भौहें सिकोड़ कर कहा। सूरज, जो 32 साल का था, पहले दिन से ही अंजलि को मध्यम वर्गीय मानसिकता वाली मानकर खिन्न था। आज अंजलि के बार बार खुद उठकर नौकरानी की तरह भागने से वह मन ही मन क्रोधित हो रहा था। अतः विवाह की बात समाप्त होते ही सूरज फट पड़ा। अपने घर में नौकर जाकर देखे हो तो नौकरों से काम लेना आए। अंजलि सहम गई। उसे याद आया, माँ ने चलते समय समझाया था, घर में चाहे कितने भी नौकर चाकर हों, अपने परिवार वालों को अपने हाथों से परोसने खिलाने से प्यार बढ़ता है, बड़ों का सम्मान होता है। सूरज का ताना सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या खाया। सब लोग उठे तो वह धीरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि को ब्याह कर ससुराल आए 2 हफ्ते हो गए थे। वह अपने पति सूरज, जो 32 साल के थे, के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। एक दिन सूरज के कुछ दोस्त आने वाले थे। अंजलि ने किचन में जाकर मठरियां सेंक कर रख दी, हलवा बनाकर हॉटकेस में रख दिया। नौकर से समोसे बाहर से लाने को कहकर जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। भाभी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आप यहाँ छिपकर बैठ गईं। अंजलि धीरे से बाहर निकली और नमस्ते करके सिटिंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गई। वाह भाभी जी, हम लोग ये सोचकर आए थे कि कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, मगर आप तो छुई मुई की तरह सिमटी सिकुड़ी चुपचाप बैठी हैं। सुनील, जो 30 साल का था, ने कहा। छुई मुई तो हाथ लगने से सिकुड़ती है, भाभी जी तो हमारी आवाज से ही सिकुड़ गईं। जतिन, 29 साल का, हंसते हुए बोला, भाभी जी, नई नवेली दुल्हन है, इतनी जल्दी कैसे खुल जाएंगी? ललित, 31 साल का, हंसकर बोला। तभी घनश्याम ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। हलवा कितना लजीज बना है, सुनील ने एक चम्मच हलवा मुंह में रखते ही कहा। और मठरियां कितनी खस्ता है, लगता है सारा सामान भाभी जी ने ही बनाया है, ललित मठरी तोड़ते हुए बोला। परंतु सूरज ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए अंजलि को ताना दिया, इन्हें चौका चूल्हा के सिवा और आता ही क्या है? अच्छा भाभी जी, आपको चौका चूल्हा के सिवा और कुछ नहीं आता? कहते कहते सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अंजलि का मन झंझना उठा। माहौल को सामान्य करने के लिए प्रियांक, 28 साल का, बोला, भाभी जी, सुना है आपके गांव के पास शारदा डैम बन गया है और वह बहुत रमणीय स्थल बन गया है। आप हमें बुलाइए, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, डैम में जल विहार करेंगे, बड़ा मजा आएगा। सूरज, चलने का प्रोग्राम बनाओ। हाँ, इनके पिताजी के खेत खलिहान भी देख लेना। सूरज को अंजलि पर कटाक्ष करने की आदत सी पड़ गई थी। हाँ हाँ, आप लोग अवश्य आइए, बड़े शहर में रहते हैं, आपने गांव नहीं देखे होंगे, आपको वे अजीबोगरीब लगेंगे। अंजलि का स्वर हल्का सा कठोर हो गया था। क्या भाभी जी, आपके गांव में बैलगाड़ी से आते जाते हैं? सुनील ने कुछ अनजाने, कुछ व्यंग्यपूर्वक पूछा। नहीं भाई साहब, हम लोग कस्बे में रहते हैं, गांव में हमारा फार्म है, पिताजी के पास जीप है, पिताजी जीप से फार्म देखने जाते हैं, अगर खुद जाकर न देखें तो नौकर चाकर भट्ठा बैठा दें। अंजलि के स्वर में दृढ़ता थी। थोड़ी देर गपशप करके दोस्त चले गए।
परंतु सूरज का असंतोष उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अंजलि अपने कमरे में चली गई, जहां से उसने सुना कि सूरज अपनी माँ के पास बैठा बड़बड़ा रहा था। माँ, आपने अपने दकियानूसी परिवार की लड़की मेरे गले बांध दी। आखिर मुझ में क्या कमी है? स्मार्ट हूँ, ऊंची पोस्ट पर हूँ। मेरे कॉलेज की कितनी लड़कियां मुझसे शादी को तैयार थीं, परंतु आपकी जिद के आगे मैं झुक गया। अंजलि कितनी पिछड़ी है। ना उठने बैठने की तमीज है, ना बोलने का सलीका। 4 लोग आए तो सिकुड़ कर बैठ गई। बोली तो ऐसे बोली मानो पत्थर मार रही हो। उस दिन एक दोस्त के बेटे के बर्थडे में गया था, तो सब लड़कियां तालियां बजाकर हैप्पी बर्थडे गा रही थीं। ये मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी थीं। कपड़े पहनने की तमीज नहीं। सर्दी में शिफॉन और गर्मियों में सिल्क पहनकर चल देती है। एक हाई हील सैंडल लाकर दिए तो पहनकर चलते ही गिर पड़ी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होती है। मेरे दोस्त अरुण की शादी अभी हाल ही में हुई थी। उसकी बीवी कितनी स्मार्ट है, फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है। अरुण बता रहा था, लेडीज संगीत में उसकी छोटी बहन ने उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया, तो उसने इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। सूरज गुस्से से कहता चला जा रहा था। माँ ने बीच में टोका, बेटा, वे लड़कियां फर्राटे से अंग्रेजी बोल लेती हैं, बढ़िया डांस कर लेती हैं, परंतु घर गृहस्थी के काम में अक्सर उन्हें कुछ नहीं आता। अंग्रेजी बोल लेना, नाच लेना थोड़े दिनों की चकाचौंध है, बाद में घर गृहस्थी ही काम आती है। सामने त्रिपाठी जी की बेटे की बहू को देखते हो, स्मार्ट है, फर्राटे की अंग्रेजी बोलती है, संगीत में प्रभाकर की डिग्री ले रखी है, परंतु त्रिपाठी जी दिन भर काम में जुटी रहती हैं। बहू रानी कमरे में पलंग पर लेटकर स्टीरियो सुनती रहती हैं। न सास की लाज, न ससुर की इज्जत। अंजलि सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घरेलू वातावरण में पली बड़ी है, शहर में रहकर सब सीख जाएगी। माँ ने सूरज को समझाते हुए कहा, माँ, घर गृहस्थी का काम तो एक अनपढ़ लड़की भी कर लेती है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि घर गृहस्थी के काम के लिए एक नौकर रख सकता हूँ। आजकल शहरों में जगह जगह रेस्तरां व होटल खुल गए हैं। फोन कर दो, मनपसंद खाना घर बैठे आ जाएगा। कुछ सोशल लाइफ भी तो होती है। सूरज की बातें अंजलि कमरे से सुन रही थी। उसका एक एक शब्द उसका मन चीरता चला जा रहा था। अंजलि को अपनी मां पर क्रोध आया कि उन्होंने कितने पुराने संस्कारों में उसे ढाल दिया। उसने महिला कॉलेज से बीए पास किया था और साइकोलॉजी से एमए करना चाहती थी। साइकोलॉजी केवल क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मां कितनी मुश्किल से क्राइस्ट चर्च में दाखिले के लिए तैयार हुई थी। अंजलि कॉलेज जाती थी। मां तो हिदायतों की पूरी लिस्ट दे देती थी कि लड़कों के पास मत बैठना, लड़कों से बात मत करना, अगर कुछ पूछना जरूरी हो तो नजर नीचे करके धीरे से बोलना। मां ने कितने उदाहरण दे डाले थे कि सीधी सादी लड़कियों को कॉलेज के लड़के बरगलाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लाइब्रेरी में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत मां ने कभी नहीं दी थी। इसी कारण उसका एमए का डिवीजन बिगड़ गया था। मां ने घर से अकेले कभी निकलने नहीं दिया। एक दिन मां के साथ वह पिक्चर देखने गई थी। उसके पास एक लंबी लड़की बॉय कट बालों में जीन्स पहने बैठी थी। अंधेरे में मां को शक हुआ कि यह लड़का है। मां उचक उचक कर देखने लगी तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वह बोली, यह लड़का नहीं, लड़की है। उसके मुंह से चिल्लाहट भरे स्वर ऐसे निकले कि आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। मां तो असहज होकर बैठ गईं, परंतु उसका मन पिक्चर में फिर न लग सका। अगर इतने पुराने संस्कारों में पाला था, तो इतने आधुनिक घर में उसकी शादी क्यों कर दी, जहां शालीनता को मूर्खता समझा जाता है। एक दिन मां कह रही थी, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, जहां नौकर चाकर कार बंगला जाते ही मिल जाए। मां की कितनी निर्मूल धारणा थी। ऐसे बड़े घर का क्या करना, जहां भौतिक सुख की सारी सुविधाएं हों, परंतु मन को एक पल भी चैन न मिले। एक सामान्य दिन कपड़े पहनकर तैयार होकर सूरज कहीं जा रहा था। अंजलि ने इतना ही पूछ लिया था, कहाँ जाने की तैयारी है? सूरज इतने जोर से बिगड़ गया। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता बैठता हूँ, किससे बात करता हूँ, इसमें तुम हर समय टांग क्यों अड़ाती हो? तुम्हें हाई सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज नहीं है, तो क्या मैं भी उठना बैठना बंद कर दूं? अंजलि के संस्कार परंपरागत अवश्य थे, परंतु उसका व्यक्तित्व स्वाभिमानी था। रोज रोज का परोक्ष तिरस्कार तो वह किसी प्रकार सहन कर लेती थी, पर इस अनावश्यक प्रताड़ना से उसके मन में विद्रोह जाग उठा। उसने सोच लिया कि वह अपने को बदलकर सूरज को सबक जरूर देगी।
2024 के जनवरी में दिल्ली में उसकी सहेली रीना की बहन की शादी थी। रीना, जो 26 साल की थी, ने शादी के निमंत्रण पत्र के साथ सासू माँ के नाम एक विनयपूर्वक पत्र भी लिखा था कि अंजलि को इस विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दें। सासू माँ ने पत्र सूरज को दिखाया। सूरज के पास छुट्टी नहीं थी और अंजलि के प्रति उसके मन में ऐसी खटास थी कि उसे अंजलि से कुछ दिन की दूरी राहत देने वाली लगी। उसने उसे अकेले जाने की अनुमति तुरंत दे दी। जाने के लिए निश्चित दिन सूरज ने अंजलि को फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में बैठाया। ट्रेन के चलते ही अंजलि ने स्वतंत्रता की सांस ली। उसके मन में स्फूर्ति भरती जा रही थी। रास्ते के दृश्य उसे बहुत सुहावने लग रहे थे। नई दिल्ली स्टेशन पर उसकी अकेली सहेली रीना और उसके पति शैलेंद्र, जो 33 साल के थे, उसे लेने आए थे। अंजलि के ट्रेन से उतरते ही रीना उससे लिपट गई। कॉलेज छोड़ने के एक अरसे बाद दोनों सहेलियां आपस में मिल रही थीं। रीना के घर पहुंचकर अंजलि को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। विवाह हेतु घर की सज्जा सुरुचिपूर्ण थी। दूसरे दिन बारात आने वाली थी। केले के पत्तों व फूलों से सजाया गया था। बाहर पंडाल में बारातियों के बैठने व खाने पीने की व्यवस्था थी। मेहमानों से घर भरा था। बारात मेरठ से दिल्ली आ रही थी। दूसरे दिन शाम को बारात खूब धूमधाम से चढ़ी। दूल्हा पक्ष के लड़कों व कन्या पक्ष की लड़कियों ने खूब हंसी मजाक किया। हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। अंजलि इस प्रकार के खुलेपन को आश्चर्य से देख रही थी। रात में विवाह हुआ। दूसरे दिन अपराह्न में बारात विदा होने वाली थी। सुबह चाय नाश्ते के बाद वर पक्ष की कुछ चुलबुली लड़कियों ने कन्या पक्ष के कुछ मनछले लड़कों को घेर लिया। लच्छेदार मीठी मीठी बातें की और शहर घुमाने का प्रोग्राम बना डाला। लड़कियां लड़कों के साथ घूमी, पिक्चर देखी और रेस्तरां में खाना खाया। बाद में लड़कों को अंगूठा दिखाकर बारातियों में आ मिली। अंजलि ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि लड़कियां आपस में ठहाके लगा रही थीं। बड़े मजनू बनने चले थे। 2-4 हजार रुपये के चक्कर में तो आ ही गए होंगे। सबको याद रहेगी मेरठ की लड़कियां। अब अंजलि सूरज की तथाकथित स्मार्टनेस का मतलब समझ रही थी। बारात विदा होने के दूसरे दिन अंजलि का वापस जाने का प्रोग्राम था, परंतु रीना ने सासू माँ को फोन करके अंजलि को कुछ दिन रोकने का आग्रह किया। सासू माँ मान गईं। 2 दिन से मेहमान विदा हो गए थे। जब अंजलि को सूरज के कटाक्ष रह रहकर याद आने लगे और उन्हें सबक सिखाने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रीना के साथ अंजलि ने कनॉट प्लेस जाकर जीन्स, ट्राउजर, लो कट टॉप, कमीज आदि खरीदे। सैलून में जाकर फेशियल कराया और बाल सेट कराए। रीना ने उसे बताया कि जीन्स टॉप पहनकर अंजलि बहुत खूबसूरत और मॉडल लग रही थी। शाम को रीना के साथ अंजलि क्लब गई। क्लब में जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के गले में बाहें डालकर उन्मुक्त डांस करने लगे, तो कुछ लड़कों ने अंजलि के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की। तब सिरदर्द का बहाना बनाकर अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठी रही, परंतु वह डांस करते हुए जोड़ों के हाव भाव एवं पद संचालन को भली भांति देखती रही। जरूरत पड़ने पर वह सूरज के सामने डांस भी कर सके, इसके लिए वह अपने को तैयार कर रही थी। ये काम लगभग प्रतिदिन चलता रहा। पहले दिन से ही अंजलि रीना के परिवार में घुल मिल गई थी और जल्द ही उसके भाइयों के साथ उसने खुलकर बात करना सीख लिया था। जल्द ही आधुनिक सोशल लाइफ जीने के लिए उसने अपने को तैयार कर लिया। रीना के पति शैलेंद्र ने अंजलि को लखनऊ वापस जाने के लिए एसी में बर्थ रिजर्व करा दी। 2 सप्ताह बीत जाने पर रीना और शैलेंद्र ने अंजलि को ट्रेन में बैठाया। अंजलि ने बादामी ट्राउजर और मैचिंग टॉप पहना हुआ था। उसके घुंघराले बाल कंधों तक लटक रहे थे। चेहरे पर हल्का मेकअप था। इस ड्रेस में अंजलि बेहद आकर्षक लग रही थी। ट्रेन में बर्थ पर आधा लेटी सी वह अंग्रेजी का एक नॉवेल पढ़ने लगी। दूसरी बर्थ पर एक नवयुवक कब आ गया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। आप लखनऊ में रहती हैं? आवाज सुनकर अंजलि चौंक गई। हाँ, मैं पिछले कई सालों से लखनऊ में हूं। अंजलि ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है। आप चाहें तो मुझे विकास कह सकती हैं। मैं आर्मी में कैप्टन हूं। मेरी पोस्टिंग आजकल दिल्ली में है। मैं 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर जा रहा हूं। मेरा घर लखनऊ में गोमती नगर में है। कहते कहते विकास ने अपना विजिटिंग कार्ड अंजलि के आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद कहकर अंजलि ने कार्ड ले लिया। कैप्टन मिश्रा उसे कुछ बातूनी तो लगा, परंतु उसका बेझिझक एवं निर्भीक व्यवहार अच्छा भी लगा। क्या आपका परिचय जान सकता हूं? विकास ने पूछा। मैं सीतापुर की रहने वाली हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहकर मैंने MA पास किया है।
इस समय अपनी बहन के पास निराला नगर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। इसी सिलसिले में दिल्ली गई थी। अंजलि ने सफेद झूठ बोला था। आज उसे अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने में बच्चों द्वारा किए जाने वाले खेल जैसा मजा आ रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, विकास ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मुझे भी, अंजलि ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर रास्ते में विकास तमाम बातें करता रहा और अंजलि उत्सुकता से सुनती रही। जब लखनऊ स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकी तो अंजलि ने सिर उठाया। देखा कि सूरज डिब्बे के पास खड़ा था, उसे लेने आया था। विकास, तुम्हारे साथ रास्ता कितनी जल्दी कट गया, पता ही नहीं चला, अंजलि ने इतनी जोर से कहा कि सूरज सुन ले। अभी तो 1 महीना लखनऊ में ही है, मुलाकात होती रहनी चाहिए। विकास ने अभी तक सूरज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हाँ, आपका फोन नंबर पास है, फोन करती रहूंगी। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा, अंजलि जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी। अंजलि ने बड़ी आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए विकास से हाथ मिलाया और अटैची हाथ में लेकर खटाखट नीचे उतर आई। सूरज आश्चर्य से कभी अंजलि को तो कभी विकास को देख रहा था। उसके बोलने की शक्ति समाप्त हो गई थी। अरे भाई, जल्दी चलो, क्या सोचने लगे, बड़ी गर्मी है। प्लेटफॉर्म पर आते ही अंजलि ने सूरज का हाथ खींचते हुए कहा। सूरज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंजलि के रंग ढंग देखकर वह भौचक्का हो रहा था। चुपचाप चल दिया और अंजलि के साथ कार में बैठकर घर आ गया। अंजलि बेटी, 2 हफ्ते में तुम इतनी बदल गई, सासू माँ ने अंजलि को देखकर आश्चर्य से कहा। और मम्मी, इनसे पूछो कि ट्रेन में इनके साथ वह कौन था जिससे यह हंस हंसकर बातें कर रही थीं और हाथ मिलाकर फिर मिलने का वादा करके आई हैं। सूरज गुस्से में बोला। अरे मम्मी जी, वे विकास थे, आर्मी में कैप्टन हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। यहाँ गोमती नगर में अपने घर 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। मम्मी जी, वे एक चित्रकार भी हैं। अपनी बनाई हुई कितनी सुंदर पेंटिंग उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है। वे प्रतिभावान होने के साथ बहुत सोशल भी हैं। उनके साथ रास्ता कब कट गया, पता ही नहीं चला। कहते हुए अंजलि ने कनॉट प्लेस से खरीदी हुई एक पेंटिंग सासू माँ के सामने रख दी। अच्छा, तो अब आप उनका प्रेजेंट भी लेने लगी? सूरज अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, पत्नी तो हम आपकी ही रहेंगी। घड़ी दो घड़ी किसी से हंस बोलकर मन बहला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अंजलि ने सूरज के शब्दों को दोहरा दिया। सूरज गुस्से से पागल हो रहा था। उसे आगे कुछ नहीं बोला गया। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। अंजलि बेटी, राम ने खाना मेज पर लगा दिया है, नहा धोकर कपड़े चेंज कर लो और फिर कुछ खा पी लो, सासू माँ ने उस समय बात को टालते हुए कहा। अंजलि बाथरूम में चली गई। नहा धोकर साड़ी पहनकर बाहर निकली। तब सासू माँ उसकी ओर देखकर बोली, अंजलि, साड़ी पहनकर तुम कितनी सुंदर लगती हो। ये मॉडर्न कपड़े अपनी बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। अपने देश का पहनावा तो साड़ी है। मम्मी जी, मेरी समझ में नहीं आता, मैं उनको कैसे खुश करूं। इतने दिनों से वे मुझे दकियानूसी, असामाजिक कहते रहे और जब कुछ नया सीखा है तो भी खुश नहीं है। अंजलि ने अपने मन की बात कही। सूरज आज अंजलि को विकास के साथ घुल मिलकर बोलते देखकर उद्विग्न था और बगल के कमरे में उसकी और सासू माँ की बातें सुन रहा था। अंजलि की बातें सुनकर वह वहीं आ गया और अपनी सफाई देता हुआ सासू माँ की ओर देखते हुए बोला, मम्मी, मेरा मतलब यह थोड़े ही था कि अंजलि जीन्स और लोकर टॉप पहनकर अल्ट्रा मॉडर्न बन जाए और गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती फिरे। सूरज का रोवैया सा मुंह देखकर अंजलि समझ गई कि सूरज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा मम्मी जी, मुझे बड़ी भूख लगी है, खा पी लूं, तब बात करेंगे। कहते कहते अंजलि डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। वह अपनी सफलता पर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।